जय हिंद दोस्तों। आरोपी उनको फायदा जिनके लिए आरोपी थी नहीं, एमएसपी जिनको फायदा जिनके लिए एमएसपी लागू नहीं। वारी भारतीय सेना, इसी को लेकर जो आपके सामने ज्ञापन मेमोरेंडम तैयार किया गया, एक एक आंकड़े स्पष्ट रूप से आपको हिला देने वाले हैं और एक एक चीज चुभो चुभो के लिखी हो। जिसने लिखी है, जिसने बनाया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनके पदाधिकारी का वीडियो भी आपको देखना मांगे हैं। हमारे जवानों को पता होना चाहिए कि हमने क्या लिख के दिया, उसके अंदर क्या है, कैसे हमारे साथ भेदभाव हुआ है ना हुआ। क्योंकि मैंने एक दिन इंतजार किया, इसको पढ़ा, इसको समझा, लेकिन आज आपको ये सुनना होगा। बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आखिर क्या क्या लिखा है राष्ट्रपति जी के लिए, क्या लिखा है प्रधानमंत्री के लिए, क्या लिखा है रक्षा मंत्री जी के लिए। आखिर उन्होंने कहा है कि हमारा 15 साल से लगातार संघर्ष हमने कहां कहां नहीं किया, इसके बारे में लिखा है। और उन्होंने क्या क्या आंकड़े रखे। उन्होंने कहा है 8वें वेतन आयोग में एक धोखा दिया, 7वें वेतन आयोग में धोखा दिया, 8वें वेतन आयोग में धोखा नहीं खाएंगे। आप सिर्फ अफसरों से ही पूछते हो, 3% जो अपनी मलाई खाते, जवान 97% है। क्या आपको शर्म आती है? क्या हम इस देश के सैनिक नहीं? हमसे हमारी तकलीफ नहीं पूछी जा सकती? हम तकलीफ को लेकर के रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारी बात आप सुन नहीं सकते। 8वें वेतन आयोग के बारे में उन्होंने एक चेतावनी दी है। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के बारे में क्या लिखा है कि बोला हमें 10,500 15,500 नहीं चाहिए, हम चाहते सरकार सबको 5,200 दे। इस पे आपको अपनी राय रखनी होगी। वन पेंशन जिनके लिए थी नहीं, यानी जेएसयू जवानों के लिए थी, और अफसरों के लिए क्यों दी आपने, क्यों दी? इन्होंने एक बार भी कहा कि अफसरों को वन पेंशन मिलनी चाहिए? ये जवानों की बात करते रहे और इन्होंने मलाई पूरी तरीके से खाई। उन्होंने विडो पेंशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की बात की, वो मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए उन्होंने सामने बात रखी, रिजर्विस्ट की बात रखी, सर्विस पेंशन की बात रखी, और उन्होंने कहा है कि जितने भी रिजर्विस्ट हैं, ऑनरी रैंक हैं, सारी चीजों का ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया और एक एक ड्राफ्ट को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा है बड़ी सिस्टम की बात की, करप्शन इन द आर्मड फोर्सेस इन मैटर ऑफ कंसर्न, इसके लिए उन्होंने बात की। सिक्योरिटी एजेंसी और डीजीआर की प्रॉब्लम है, वहां पर हमारा किस तरह शोषण हो रहा है, इसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा है कि आर्मी अफसर इज नॉट एलिजिबल फॉर आरोपी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और उन्होंने कहा है ब्रिटिश आर्मी रूल का भी उन्होंने हवाला दिया कि पहले क्या था और अब ये क्या चाह रहे हैं। सारा पत्राचार में लिखा हुआ और ये ज्ञापन ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सर्वोच्च कमांडर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी को जा चुका है। आखिर तो उसके बारे में आपको जानने का अधिकार है, लेकिन आप में से बहुत सारे साथी जो है जनरल सतबीर के साथ भी बैठे होंगे, जहां पे कभी उन्होंने आपको पीडीएफ दिखाया और कभी वहां पे जो आज भी हमने यहाँ पे जो है मांग पत्र जो भेजने थे उनकी 4 कॉपी अलग से थी और 10 कॉपी यहाँ पे अलग रखी हुई थी मेरे पास, कि जिसने पढ़ने हैं वो पढ़ भी सकता है, नहीं तो हमने जो है पीडीएफ ग्रुपों में व्हाट्सएप पे शेयर कर दी थी पीडीएफ बना, ताकि आप उसको पढ़ सको कि हमने क्या लिखा है, क्या मांग जो है केंद्र सरकार के आगे रखी हुई। तो ये चीजें उन्होंने हर एक उस चीज को छुपाया ताकि आपको कुछ पता नहीं चले। क्या क्या है कंटेंट, जरा बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सेना के जवानों के साथ किए जा रहे भेदभाव तथा अन्याय के बारे में विस्तार से जानकारी देने संबंधी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं आपको आराम से समझाऊंगा। लिखा है कि श्रीमान जी, निवेदन है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पिछले 15 सालों से जवानों के हकों के लिए संघर्ष करती आ रही है। इसके अलावा सैनिक संघर्ष कमेटी 3 बार पानी की टंकी पर चढ़कर रोष प्रदर्शन हो या पाकिस्तान से आने वाली सद्भावना बस को रोका हुआ, अनिश्चित भूख हड़ताल हो, रेल रोको आंदोलन हो, और उन्होंने आमरण अनशन की बात की। दर्जनों बार हाईवे जाम किया, जंतर मंतर पर 1 साल 1 महीना 3 दिन रहे, लेकिन हमारी बात, हमारा ध्यान, हमारी कोशिशें सब नाकाम हो रही हैं। क्यों हमारी उपेक्षा की जा रही? क्या हम इस देश के सैनिक नहीं है? क्या सेना में सिर्फ अफसरों का ही महत्व है, जवानों का कोई महत्व नहीं? इसके बारे में उल्लेख किया। आगे ये लिखते हैं कि महोदय, आप एक बार नीचे की विस्तृत जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आप समझ सकेंगे कि कैसे केंद्र सरकार के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। जिन सैनिकों के नाम पर राजनीति की जा रही है, जिन सैनिकों को भारी लाभ देने के बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, देशवासियों को भ्रमित किया जा रहा है, वास्तव में उनके साथ 2 दर्जे का व्यवहार किया जाता है। विस्तृत जानकारी नीचे पढ़ें। उन्होंने कहा 3 रिटायर्ड जज की कमेटी के बारे में उन्होंने मांग की है, ताकि जो कि जितने हमारी समस्याएं उनके बारे में सुना जाए। यदि उनको लगे ये सही है तो माने अथवा न माने, लेकिन सुने।
सबसे पहले उन्होंने 8th पे कमीशन की बात की कि भारतीय सेना में 97% गिनती जवानों की है, 3% गिनती अफसर की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जवानों को 2.57 का फिटमेंट फैक्टर और अफसरों को 2.81 का क्यों दिया गया, उन्होंने इस बात की। और 8वें वेतन आयोग में इस तरह की गलती ना हो, इसलिए उन्होंने कहा हमारी मांग है कि हमारा जवानों का प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए, जवानों का प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए, ताकि सैनिक जवानों का प्रतिनिधित्व किया जाए और 8वें वेतन आयोग में जवानों के साथ अन्याय भेदभाव ना हो सके। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विडो पेंशन की बात उन्होंने कहा है कि आखिर विधवा अफसर की हो या विधवा जेसीओ की, जवानों की पेंशन में इतना अंतर क्यों। उन्होंने 2006 में अफसर और जवान की विधवा पेंशन में 2380 का अंतर था, उनका 5880 था और जवान का 3500 रुपए था, और वो बढ़कर के OROP 3 में 2380 का गैप 55,582 हो गया, उनकी 68,475 है और जवान की 3,000 से 12,893 बढ़ी है, यानी उनकी 959% और जवानों की 268% बढ़ी है। आखिर इस रेशियो में जब कोई भी सर्विस में नहीं, कम से कम रेशियो का तो ध्यान रखा जाए, रेशियो का ध्यान रखा जाए। हमारी शहादत उनकी शहादत में अंतर है, क्या हम भेड़ बकरी हैं, क्या हम इस देश के सैनिक नहीं है, क्या हमारा त्याग नहीं है, क्या हमारा दर्द नहीं है, सारी चीजों का उल्लेख किया है। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। उन्होंने कहा 7वें वेतन आयोग का हवाला देते हुए फिटमेंट फैक्टर की बात मैंने की, डिस्क्रिमिनेशन सर्विस पेंशन की बात की। श्रीमान जी ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बार सिर्फ अफसर की पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि सेना का पूरा काम अफसर चला रहे हैं तो सेना में जवानों की भर्ती बंद कर दो, सिर्फ अफसर की भर्ती करनी चाहिए। 6ठे वेतन कमीशन में सर्विस पेंशन कैसे जवानों के साथ धोखा किया गया, अफसर की पेंशन बार बार बढ़ाई गई। उन्होंने कहा एक अफसर की 14,600 पेंशन थी, जवान की 4,046 थी, वो बढ़कर OROP 3 में 14,600 1,12,600 हो जाते हैं, और जो 4,046 थी वो 21,488 पर लटकी है, यानी जो स्टार्टिंग का डिफरेंस 10,000 था वो 91,000 हो जाता है, और उनकी 670% बढ़ोतरी होती है, हमारी 430। ऐसा क्यों? हमारी मांग है कि सर्विस पेंशन अफसर पेंशन के एक अनुपातिक रूप में बढ़ाया जाए, डिफरेंस एक रेशियो है वो मेंटेन किया जाए, कितनी भी बढ़े हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेशियो मेंटेन होना चाहिए। OROP बेनिफिट गिवन ऑल प्रीमेचर रिटायरमेंट जवान, उन्होंने कहा है श्रीमान जी जैसा कि आपने कहा है कि जवान प्रीमेचर रिटायरमेंट जाते, जवान कभी प्रीमेचर रिटायरमेंट नहीं जाता है। जवान की जो टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है वो 15 साल है, उसी पे साइन करता है, 15+2 या 17+2। हम अपनी पूरी सर्विस करके जाते हैं, हमें उसको प्रीमेचर में ना गिना जाए। प्रीमेचर अफसर जाते हैं जो कि 58 का साइन करते हैं, वो 40 में जाते हैं, 45 में जाते हैं। जवान कभी भी प्रीमेचर नहीं जाता है, तो उसको 1 रैंक 1 पेंशन से अलग क्यों किया गया, ये उन्होंने लिखा है। वो स्वेच्छा से नहीं जाता, वो पूरा जो साइन करता है उस हिसाब से जाता है। मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर बात कहते हैं कि श्रीमान जी हम पहले मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताना चाहते हैं कि 2006 में 6ठे वेतन आयोग ने मिलिट्री सर्विस पे अफसर की 6,000 रखी थी, जवानों की सिर्फ 1,000 रखी थी। याद रखना, आपकी 2,000 नहीं थी, 1,000 तो मेहरबानी की है जो सिविल के कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने ऑब्जेक्शन उठाया, हमारे अधिकारियों ने तो वो एक्सेप्ट कर लिया था, सीधा सीधा लिखा है। और MSP का जो कॉन्सेप्ट है जो हम विदेशों से लेके आए हैं, और आपने देखा होगा, और वहां पर अफसर जेसू जवान सबको बराबर MSP मिलती है। तो उन्होंने कहा है कि यदि जवानों को आपको 10,500 या 15,500 MSP देने में कुछ समस्या है, संकट है, तो आप ऐसा कर दीजिए सभी के MSP बराबर करके 5,200 क्यों न कर दिया जाए। क्यों आप मिलिट्री नर्सिंग अफसर को MSP 10,500 दे रहे हो, 15,500 दे रहे हो, 5,200, यदि आपका कॉन्सेप्ट है तो सबको बराबर कर दिया जाए। ये उन्होंने सीधा सीधा मांग किया। यदि हमारी नहीं बढ़ा सकते हो तो सबको बराबर करो, और जिसको ज्यादा दिया उससे रिकवरी करो। ऑनरी रैंक पेंशन, श्रीमान जी ऑनरी रैंक जवानों को अच्छे आचरण, उच्च दर्जे की सर्विस करने के एवज में दिया जाता है, इसलिए ऑनरी रैंक की पेंशन उस रैंक के बराबर दी जानी चाहिए। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि और ऑनरी रैंक का मजाक का पात्र बन गया, हमारी मांग है कि ऑनरी रैंक की
पेंशन रैंक के बराबर यदि आप भरे। ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार दिया है, बहुत सारा ऑनरी नायब सूबेदार का केस अटका है। आपको एमएससीपी को दे रहे हैं, बट ऑनरी जो हवलदार है उन्हें ऑनरी नायब सूबेदार नहीं मिला है। जिसको किसी को ऑनरी सूबेदार मिलता है, सूबेदार मेजर मिलता है, तो आर्थिक लाभ दीजिए, नहीं तो ये बंद करिए। ये एक मजाक लगता है, भद्दा मजाक। लोग कंफ्यूज होते हैं, इसका हम करें तो करें क्या? तो ऑनरी रैंक दिया है तो उसका बेनिफिट आप दो, नहीं तो इसको खत्म करो। रिजर्विस्ट पेंशन, सबसे बड़ी बात की कि श्रीमान जी सन 1962, 65, 71 की लड़ाई के बाद बहुत से जवानों को जबरन 7-8 साल 10 साल की सर्विस में रिजर्व पेंशन भेज दिया गया था, जिनको बोला गया था कि आपको 15 साल वाले सिपाही की पेंशन दी जाएगी, लेकिन आज वो 9,000 रुपए प्रतिमाह ले रहे हैं। कई प्रकार के उन्होंने यत्न जतन को केस कर लिए, लेकिन सरकार से राशि है कि कम से कम 15 साल वाले जवान की पेंशन इन्हें दी जाए, क्योंकि इन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। उनको जबरदस्त निकाला गया था, आखिर इनका कसूर क्या है? अब मैं बात करूंगा डिसेबिलिटी पेंशन का भेदभाव। आप चार्ट दे सकते हो, आप हैरानी हो जाएगी। लंबा चार्ट है, एक एक आंकड़े उन्होंने स्थायी रूप से निकाले हैं कि उन्होंने कहा है कि 2006 में क्या थी, WROP2 WROP3 में किस तरह बढ़ी है। कि इन्होंने कहा है कि नॉर्मल रेट ऑफ 100% डिसेबिलिटी पेंशन का उन्होंने दिया, वार इंजरी का हवाला दिया और इनवैलिड पेंशन का, तीनों का हवाला दे करके अफसरों का हवाला दिया कि कहां से कहां तक बढ़ा है और जवान कहां से कहां तक है। आप देख सकते हो नॉर्मल, आप एक चार्ट में आपके सामने देख रहा हूं, आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि भेदभाव की इंता हो गई है। जवान आर बीइंग एक्सप्लोइटेड इन सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस। आप समझ सकते हो क्या जेसीओ या जवानों को सिक्योरिटी एजेंसी नहीं होनी चाहिए और अफसरों को सिक्योरिटी एजेंसी मिलती है और वहां भी हमारा शोषण करते हैं और कहते हैं कि वहां से सरकार से 35,000 रुपए लेकर के जवानों से 10 से 15,000 रुपए देते हैं, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराते हैं। क्या ये सही है? आप सुन सकते हो करप्शन इन द आर्मड फोर्सेस इन मैटर ऑफ कंसर्न। उन्होंने कहा है कि श्रीमान जी इस समय जितना भ्रष्टाचार आर्मी के अंदर है किसी महकमे नहीं, लेकिन सरकार ने कभी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी शिकायतें आती, उन्हें दबा दिया जाता है। कम से कम एक बार सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर कब तक इनको इस चीज का बढ़ावा देते रहेंगे। डिस्क्रिमिनेशन और डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में हमने बात की। सबसे पहले अब बात आती, उन्होंने कहा है कि आर्मी अफसर आर नॉट एलिजिबल फॉर WROP। उन्होंने कहा है श्रीमान जी सेना के अफसर 58 से 60 साल की उम्र तक सेवा करते हैं और पेंशन पाते हैं और पूरा उनका पारिवारिक सेटलमेंट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल है उन्हें वैसे ही बहुत पेंशन मिलती है, फिर उन्हें वन रैंक वन पेंशन क्यों? ये तो उन्हें वन रैंक पेंशन दी जाती है, तो पैरामिलिट्री फोर्स को वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं? बीएसएफ को क्यों नहीं? सीआरपीएफ को क्यों नहीं? आईटीबीपी को क्यों नहीं? यानी ये सारी चीजों का उल्लेख किया उन्होंने। क्या हैरानी की बात है कि सेना में अफसर्स की टोटल गिनती 3% है और जवानों की गिनती 97%। 60 से 70% पैसा सिर्फ 3% अफसर हजम कर गए। श्रीमान जी आपको समझना चाहिए, श्रीमान जी एक जवान सिपाही ज्यादा से ज्यादा 17 साल सर्विस करता है। अब अगर वह जवान 18 साल की उम्र में भर्ती होता है तो 35 साल में आ जाता है। उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, जैसा कि WROP का कॉन्सेप्ट यही है। और कॉन्सेप्ट बना करके मलाई किसने खाई? एमएसपी का कॉन्सेप्ट बना के मलाई किसने खाई? ये सारी चुभने वाली बातें इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा है बट मैनी सिस्टम इज बैक स्पोर्ट ऑन द नेम ऑफ द आर्मी। उन्होंने कहा कि एक काला धब्बा है और बड़ी सिस्टम के बारे में आपने देख लिया होगा, यानी सेना के अफसर फ्री का नौकर, गुलाम, 24 घंटे दिन रात हाजिरी, यानी इसके ऊपर उन्होंने घोर निंदा की है कि ये अंग्रेजों के समय का सिस्टम है, इसको बंद करिए। इसमें सेना के जवानों का सीधा शोषण हो रहा है, सेना का माहौल खराब हो रहा है, सेना के जवान घुट घुट कर रहते हैं, वो भागना चाहते हैं, प्रीमेचर आना चाहते हैं, वो एक आत्मसम्मान पर चोट है। यानी जितने घटिया काम कराए जाते हैं कई बार एक्सपोज हो चुके हैं, ये शायद आप समझ सकते हो। इसके बारे में उन्होंने अपना ज्ञापन दिया और ब्रिटिश आर्मी के रूल का हवाला दिया कि जो पुराने नियम है उनको बदला जाए। तो दोस्तों ये आपको चाहिए ले सकते हो, जबरदस्त पॉइंट है। यदि आपका कोई सजेशन है तो आप सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको आप भेज सकते हो। धन्यवाद। मैं बात कर रहा था WROP की। आप में से बहुत सारे साथी जो हैं उनके साथ उस समय जो है धरना प्रदर्शन के अंदर रहे, तो आप आज भी याद करिए, चाहे वो न्यूज का मीडिया था, चाहे सोशल मीडिया था, जहाँ कहीं वैसे बात होती थी नॉर्मली, तो क्या हमारे अफसर क्या बताते थे? जो जनरल सतबीर है वो क्या बोलता था कि भाई हमारा जो जवान है
वो बहुत कम जो उम्र में पेंशन भेज दिया जाता है, 32 से 35 साल में पेंशन भेज दिया जाता है। जब उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उसको जबरदस्ती पेंशन भेज दिया जाता है। इसलिए उसको एक रैंक एक पेंशन चाहिए। लेकिन उसने अफसर की मांग साथ में रखी। यहां पे जो है मीडिया वालों ने जो है जनरल सतबीर को क्रॉस क्वेश्चन भी उस समय किए कि भाई आप एक रैंक एक पेंशन मांग रहे हो, तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी तो सेम सर्विस करते हैं, वो सेम आपकी कंडीशन में रहते हैं, तो उनको भी तो फिर एक रैंक एक पेंशन मिलना चाहिए। तब ये हमारे जर्नल बोलते थे कि नहीं, उनकी नौकरी जो है 58 साल तक है, 58 ईयर्स तक है, इसलिए जो है उनको जो है एक रैंक एक पेंशन नहीं देना चाहिए। सिर्फ पेंशन जो है जो 32 से 35 साल में सेना के जवानों को जो पेंशन भेज दिया जाता है जबरदस्ती, इसलिए सेना के जवानों को आरोपी मिलना चाहिए, अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि कंडीशन तो वही अर्धसैनिक बलों वाली हमारे ऑफिसर्स के ऊपर भी लागू थी। हमारे ऑफिसर जो है वो 58 ईयर तक उनकी जो है कम से कम सर्विस होती है। जैसे अभी मुद्दा था कि जो 1714 तक, 1714 से पहले जितने भी रिटायर्ड जवान थे उनको एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया गया, लेकिन उसके बाद जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए 1714 के बाद, उनको बोला गया कि आप पेंशन के एक रैंक एक पेंशन के हकदार नहीं हो क्योंकि आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली है। जबकि मैं यहाँ पे ये बता दूं कि जब हम भर्ती होते हैं तो हम साइन करते हैं, वहां पे जो एग्रीमेंट उसके ऊपर लिखा रहता है 15+2 17 साल या ज्यादा से ज्यादा 17+2 19 साल, ये जवानों का एग्रीमेंट होता है। तो जवान का एग्रीमेंट जो होता है वो लेंथ ऑफ सर्विस का होता है 15+2 या 17+2। लेकिन जब अफसर का जो उसको भर्ती किया जाता है तो उसको 58 साल की एज तक होता है, उनका 58 साल की एज तक होता है। इसलिए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जवानों के ऊपर जो प्रीमेच्योर है उसको प्रीमेच्योर नहीं कह सकते आप। जो 17 या 19 साल में जो रिटायर्ड होता है उसको आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि उसने अपनी कंडीशन पूरी की है, जिसके उसके सरकार के साथ जिस उसका एग्रीमेंट हुआ था वो उसने कंप्लीट कर लिया। इसलिए उन जवानों को एक रैंक एक पेंशन जो है वो मिलना चाहिए। सिर्फ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होता है ऑफिसर, क्योंकि उसने 58 साल तक एग्रीमेंट किया है और 58 साल से पहले अगर वो डिस्चार्ज लेता है, डिस्चार्ज पेंशन लेता है, तो वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कहलाता है। तो सेम जहां पे एक रैंक एक पेंशन का मुद्दा था, तो जब हमारा अफसर खुद 58 साल की एज में कम से कम पेंशन जा रहा है तो एक रैंक एक पेंशन का तो वो हकदार ही नहीं है। लेकिन हैरानी परेशानी की बात है कि जवान, सेना का जवान जो है 97% गिनती में है सेना के अंदर, और 3% जो है अफसर, तब जाकर के स्ट्रेंथ बनती है सेना की 97 + 3%, तो तब 100% जो है सेना हमारी होती है। तो 97% गिनती वाले जो है जवान, उनको सिर्फ 40% जो है पैसा दिया गया, जितना एक रैंक एक पेंशन के लिए अलॉट किया गया उसमें 40% जो है वो 57% को दिया गया और 60% जो है वो 3% अफसर्स को दिया गया। तो किनको दिया गया 60%? जो 3% है और जो जिनका एक रैंक एक पेंशन के ऊपर हक ही नहीं बनता। हैरानी की बात है कि एक रैंक एक पेंशन जब फर्स्ट में लागू हुई 1714 से, जो जेसीओ रैंक है उसको बिल्कुल जो है छोड़ दिया गया। उनका जब भी आप टेबल देखो, पेंशन जो है बढ़ने की जगह पे उसका वहां पे हमेशा कम ही आता है। कुछ इंक्रीमेंट वगैरह कुछ भी देना हो, कुछ बढ़ाना हो, तो आपका उसके लिए एक पीपीओ रिलीज होता है। तो उस पत्र को, जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ एक्ट में लिखा हुआ कि कैसे किस आधार पे उसकी पेंशन बंद की जा रही है, कुछ भी नहीं, उसी को आधार बना करके एक क्लास 1
क्लास 1 जो अधिकारी है वो जब पीपीओ पब्लिश होता है तो उसकी साइनिंग अथॉरिटी के अधीन होता है। और चलो मान लीजिए कि कहीं गलती से वो लेटर हो गया, टेक्निकल एरर बोल सकते हैं उसको, जहां तक आप मान सकते हैं लेटर निकलने तक। लेकिन जब पीपीओ रिलीज होता है तो उसका सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद वो जो है पीपीओ रिलीज होता है। तो मेरे केस में जो है वो पीपीओ भी रिलीज किया गया, पीपीओ भी रिलीज किया गया कि आप उसके अंदर जहां पे लिखा रहता है कि पेंशन एंटाइटलमेंट लिखा रहता है, उसके नीचे लिखा होता है सर्विस पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन या वार इंजरी एलिमेंट वगैरह लिखा रहता है कि आपको कौन सी पेंशन आप ले रहे हो। तो उसमें मेरे केस में क्या किया गया कि जहां पे लिखा हुआ था वार इंजरी एंड सर्विस पेंशन, तो वहां पे काट करके क्या कर दिया गया, ग्रेजुएटी ओनली। मतलब ग्रेजुएटी ओनली होता है जैसे डिस्चार्ज केस में कि उसको भाई आपका जो आपका जमा था आप उसके ओनली हकदार हो, मतलब उसमें पेंशन वगैरह का आपका हकदार नहीं है, तो वो कर दिया गया। तो आप सोचिए पहले एक लेटर निकला, उसके बाद एक पीपीओ पब्लिश हुआ। अगर केंद्र सरकार के ऊपर हमारे धरना प्रदर्शन का दबाव नहीं था तो केंद्र सरकार इतनी अप्रोच करके एक नॉर्मल सा एक छोटे से सिपाही की जो है पेंशन बंद करने की क्या जरूरत। अगर केंद्र सरकार जो है अनलीगली जो है किसी की पेंशन ऐसे दबाव के अधीन बंद करवाती है तो समझ लो कि उसके ऊपर कितना बड़ा दबाव था इस चीज। तो इसलिए ये मत सोचो कि जहां पे हम बैठे हैं तो हमारा जो है केंद्र सरकार के ऊपर दबाव नहीं है। केंद्र सरकार के ऊपर फुल प्रेशर होता है क्योंकि एक सर्विसमैन जो है वो नॉर्मल नहीं है। एक सर्विसमैन देश के जो वो सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है और हमारे आम पब्लिक आम देशवासियों की सहानुभूति हमेशा जवानों के साथ रहती है। तो इसलिए हम जो है एक खास कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो है आपका दबाव हमेशा केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। अगर आप कुछ प्रदर्शन करते हो, आप अपने हक मांगते हो, जैसे कि पहले भी यहाँ पे एक साहब ने बोल के गए थे कि जब 2009 के अंदर आप 2009 की पेंशन चेक कर लेना कि जो 2009 से पहले या 2009 तक जितने पेंशनर आए थे उस टाइम इनकी कितनी पेंशन थी। वो बहुत अच्छे हैं, वो बोलते हैं कि टाइम वेरीफाइड है, टेस्टेड है। ये हमारे अफसर बोलते हैं कि उन रूल्स को बदली नहीं करना चाहिए जो 1911 में अंग्रेजों ने हमें गुलाम जवानों के ऊपर जो आर्मी रूल्स लागू किए थे उसके ऊपर हमारे अफसर का कहना है कि वो कानून बदली नहीं होने चाहिए, आर्मी रूल्स नहीं बदली होने चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने जो एक जवान अफसर हर एक रैंक का एक रेशियो बनाया था कि जवान को इतने मिलेंगे, जो एक सिपाही है उसका इतना होगा, इतने % इजाफा करके नायक को मिलेगा, इतना % इजाफा करके हौलदार को मिलेगा। इससे आगे 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 सभी एक इन्होंने एक रेशियो निकाल रखा था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून तो उनको चाहिए लेकिन वो रेशियो उनको मंजूर नहीं है। अगर आप देखोगे तो वो रेशियो कहां की कहां पहुंच गई। अगर आप आर्मी रूल नहीं बदली कर सकते तो वो रेशियो भी तो वही रहनी चाहिए थी जितनी उन्होंने बनाई थी जवान के लिए, अफसर के लिए, वो उसी रेशियो में रहना